सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रऊफ साहब उनका नाम था, वो रिजाइन कर गए। और दूसरा वहां के जो स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश है उसके हेड भी जो है वो रिजाइन करके जा चुके हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा कि इस वक्त उनके पास फॉरेन रिजर्व क्या है। 4.5 या 4.7 बिलियन उनके पास था, जो 4 महीने के लिए काफी था, लेकिन उनकी मुसलसल उनकी जो है वो करेंसी डिवैल्यू हो रही है। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हलफ उठा लिया। दूसरी तरफ हसीना वाजिद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में तलबा के अल्टीमेटम के बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेशी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस के साथ 5 दीगर जजेस भी मुस्ताफी हो गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया की जानिब से कहा गया बांग्लादेश के मौलवी वहां पे वापस आ सकते हैं, जमात इस्लामी वापस आ सकती है, बीएनपी वापस आ सकती है। सो मेजॉरिटी लोग जो है जिनकी टेंडेंसी जो है वो इस्लामिस्ट है, वो पावर में आ सकते हैं। अमेरिका ने वीजा मंसूख कर दिया और बरतानिया ने भी सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया है। आप बांग्लादेश की ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? क्या तबसरा, हालात में तो कर दिया जो करना था। देखो गई कहाँ ये खातून, भारत, एक लाइन पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पाकिस्तान जो है ना उसके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, आई डोंट बिलीव इन दिस। उसकी वजह यह है कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनकी 50 साल की एक मेमोरी है पाकिस्तान के मामले में। ना सोसाइटियल कनेक्शन है, ना पॉलिटिकल कनेक्शन है, ना इकोनॉमिक कनेक्शन है, और किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों बांग्लादेश में डंडे के जोर पे क्रांति तो कर दी गई है, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा है, लेकिन अब वहां की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल करती नजर आ रही है। बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो इस समय $24 बिलियन के आसपास हैं, लेकिन ये कब तक बने रहेंगे? क्योंकि वहां से बहुत सारी कंपनियां जिनको की शेख हसीना की सरकार पे भरोसा था, शेख हसीना की स्टेबिलिटी पे भरोसा था, वो इस समय भागने को मजबूर होती है। ज़ारा और H&M जैसी कंपनियों को शेख हसीना ने अपने प्रभाव में लेकर या कहें कि वादा करके उन्हें लेके आई थी कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और आप काम कर सकते हो। अब वो सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है और साथ में बहुत सारी कंपनियां जो है वो बांग्लादेश छोड़ के जा भी रही हैं और इसका सीधा सा लाभ भारत को मिला है। ये लाभ तो है, लेकिन भारत का बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड है उसमें भारत को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के पास जब पैसे आएंगे ही नहीं तो वो खर्च कैसे करेगा। ऐसे में बांग्लादेश में सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है और इसका सबसे जो बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपको 1 महीने के बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जो सटे हुए भारत के राज्य हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बांग्लादेशी भाग के भारत में आने वाले हैं। अमेरिका ने वीजा मंसूख कर दिया और बरतानिया ने भी सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया है। आप बांग्लादेश की ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? क्या तबसरा, हालात में तो कर दिया जो करना था। देखो गई कहाँ ये खातून, भारत, एक लाइन पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता। मैं अगर झूठ बोलता हूं, कम तोलता हूं, खुद गर्ज हूं, हवस से इक़्तिदार में मुब्तला हूं, करप्ट हूं, सिला रहमी नहीं है मेरे अंदर, तो भले मेरा नाम जो मर्जी रख दो। मैंने कभी बेटों के नामों में कभी ये आमतौर पे हमारे बड़े पॉपुलर नाम है, उस्मान, अबू बकर, अली, ये कभी नहीं, बच्चों के नाम कभी नहीं रखे, पता नहीं क्या निकलेंगे। तो इतने खूबसूरत नामों की ना। अच्छा, तो हसीना दुनिया की वाहिद मेरा ख्याल है वो खातून है, वो बेटी है जिसने बाप को जलील और रुस्वा करके रख दिया। ये तब कत्ल नहीं हुआ था शेख मुजीबुर रहमान, अब कत्ल हुआ है और बेटी के हाथों कत्ल हुआ है। तो वो बंगाली जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे उनके अंदर आज भी पाकिस्तान सिसकता होगा, लेकिन ये ताली दोनों हाथों से बजी है। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जगह पे हैं, मुख्तियाँ बानियाँ अपने जगह पे हैं। हमारे एक दोस्त हैं शरीफ उल अक़दालियाँ, वो पाकिस्तान आर्मी के थे, वहाँ गए, अब वो अपने मुल्क में भी नहीं जा सकते। ये वो सारा वीर उत्तम, एक बहुत बड़ा एजाज़ है उनकी फ़ौज का, जैसे सितारा जुर्रत या इस तरह का। वीर उत्तम उनकी किताब है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी, वो पढ़ लो। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। अगर घर में हम आहंगी है, मोहब्बत है, प्यार है,
जैसे गीत होता है, याद रखना मरियम, मुल्क एक गीत की तरह होते हैं, एक खूबसूरत गीत। क्या होता है, इधर वायलिनिस्ट बैठे हैं, इधर ड्रमर बैठे हैं, इधर तबला वाला, इधर पियानो वाला, इधर वो हारमोनियम वाला, वो पता नहीं 500 साजिंदा बैठा होता है। एक भी अगर साज वो उसकी धुन से बाहर निकल जाए, पूरा गीत बेसुरा हो जाता है। कौन कौन सी मिसालें, जो इंसानी जिस्म है सारा ठीक है, लिवर फुड़क गया, सारा जिस्म गया। ये होता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, क्यों? उसकी गुंजाइश थी, वरना उकसा दिया। मुझे कोई आपके खिलाफ उकसा के देखे भला, बताओ, हमारा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है। मेरे लिए आप भी मोहम्मदा की तरह उकसाए मुझे कोई, मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से किसी के खिलाफ मुझे कोई उकसाए, मैं नहीं, मेरी जगह कोई भी होगा नहीं, अगर उसका रिश्ता जेन्युइन होगा। तो इसलिए ये ज़मीनी खुदा बन जाते हैं। और सामने सबक, खुदा की कसम नाम नहीं याद रहते। धक्के खाते देखा ईदी अमीन को मैंने सऊदी अरेबिया में। किधर गया कदाफी, किधर गया शाह ईरान, किधर गया सद्दाम हुसैन। ये जो आपका शाह ईरान था, खुदा की पनाह, सद्दाम को मैंने देखा हुआ यूं करके। मैं आपको ध्यान बहुत इस पे कॉलम भी लिखे हैं मैंने, उसका ये बाजू सीधा नहीं होता था, ऐसे करके वो टेढ़ा था। मैंने जिंदगी में सद्दाम हुसैन की शक्ल देख के मुझे पता लगा तकब्बुर होता क्या है। मुझसे कसम ले लो, गुरूर। मैंने अपने दोस्तों का बगदाद में, मैंने कहा यार सवाए टॉयलेट के कोई जगह ऐसी नहीं जैसे उसने अपना थोबड़ा नहीं लगाया हुआ था। और तुम कौन हो? ये जो हसीना वाजिद ने जो बाप के साथ कर दिया है, उसका तो जवाब ही नहीं है। और ये याद रखना, हसीना वाजिद नहीं फरार हुई, एक खास बयानी और नजरिया था जो फरार हो गया। और वो 5 अगस्त 1975 में वो अपने फौजियों की गोली से नहीं मरा था, वो अपनी बेटी की करतूतों से मरा। और बहुत, अल्लाह माफ करे, उसके गले में उसके मुजस्मे तोड़े गए, गले में जूतियों के हाथ डाले गए, जहां उसके पोस्टर्स मुस्लियत, क्योंकि जिस दम पे एक क्रांति, सो कॉल्ड क्रांति की गई है, वो वायबल नहीं है। उनके पास कोई भी इस समय बांग्लादेश को ठीक करने का मॉडल नहीं है, उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। उन्होंने सिर्फ अराजकता कर गए और शेख हसीना को छोड़ने के लिए, देश छोड़ने के लिए, पद छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर दिया है। बस यही किया गया है। उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्या करना है उन्हें नहीं पता। तो ऐसे में बांग्लादेश जो है, जो कि एक उदाहरण बना हुआ था साउथ एशिया के अंदर, जिसने इतनी शानदार ग्रोथ दिखाई थी कि भारत को भी पीछे छोड़ दिया था, अब वो उसी रास्ते पे चल पड़ा है जिसपे कि पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच चुका है अपने स्थान पर। कुल मिलाकर निर्णायक होने वाला है ये समय बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हो नहीं रही है। आपको याद होगा शेख हसीना ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था, साथ में बड़े बड़े ब्रांड्स को लेके आई थी। और इससे हुआ ये कि बांग्लादेश में बनने वाले जो बड़े बड़े ब्रांड्स के अपैरल्स थे, वो बांग्लादेश का नाम जो है वो एक लेवल तक दुनिया के माइंड में डाल पा रहे थे। लेकिन अब वो सब का सब धरा का धरा रह गया। और मुझे नहीं लगता कि जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं ये इतनी बेवकूफ हैं कि दोबारा से बांग्लादेश पे भरोसा करने वाली है। क्योंकि आप सोच के देख लीजिए, जब आपको एक जगह से सप्लाई मिल रही होती है और वो सप्लायर एकदम से कह देता है कि हमारे यहाँ तो भैया सरकार चेंज हो गई है या ये कुछ हो गया है, ये चीजें आपको इस टाइम तक नहीं मिलेंगी, तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो बिजनेसमैन है, जो कि ऑलरेडी वहां से भाग के बंगाल की तरफ आना स्टार्ट हो गई हैं, वो दोबारा से बांग्लादेश जाना चाहेंगे। हाँ, भारत की एजेंसियों को इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ में जो इलीगल माइग्रेशन होने वाला है बड़े स्केल पे भारत में, उसे भी रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुल मिला के जो ये नोबेल प्राइज वाले 84 साल के व्यक्ति को बांग्लादेश की कमान संभलाई गई है, ये क्या कर पाएंगे इकोनॉमी को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, इसे देख के बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय भागती दिखाई दे रही है बांग्लादेश से, और बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि किस तरीके से एक तना इकोनॉमिकली प्रोस्पर करता हुआ कंट्री अराजकता के हत्थे चढ़ जाता है। हालांकि इसी बीच शेख हसीना के जो पुत्र हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का शुक्रिया किया है कि उन्होंने उनकी माता जी को, यानी कि शेख हसीना जी को यहाँ शरण दी है। साथ में भारत का, आपको पता होगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को इंप्रूव करने में, उसमें स्ट्रेंथ डालने में भारत का बहुत क्रिटिकल योगदान है। भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लॉस सहा है
है सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश ग्रोथ कर सके। ये आपको जान के ताज्जुब होगा, लेकिन बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उन्हें जानबूझ के हमें प्रोग्रेस रोकनी पड़ी है ताकि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो थोड़ा अच्छा कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सबका सब इस समय पानी में ज्यादा दिखाई दिया है, और जो वहाँ के लोग हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि इन 4 लोगों के चक्कर में कहां ये देश को गड्ढे में डाल चुके हैं। कुल मिला के जो भारत ने बांग्लादेश को एम्बुलेंसेस गिफ्ट की थी, जो एम्बुलेंस भारत की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार को गिफ्ट की थी, ऑब्वियसली बांग्लादेश के नागरिकों के लिए की थी, उस पर भारत के झंडे लगे हुए होते हैं और उस पर बांग्लादेशी हमला कर रहे होते हैं। तो बेहद ही बेवकूफाना और बेशर्मी से भरे दृश्य बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं। कुल मिला के असर जो इसका है वो वही होगा जो कि सबको पता है।